हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग क्रैश कोर्स करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए और एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्या ऑडियो वीडियो आवाज सब क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है ना। और जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े उनके लिए एक सुनहरा मौका है चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने के लिए, क्रैश कोर्स करने के लिए उनके पास एक सुनहरा मौका है, ठीक है ना। सभी विषयों का क्रैश कोर्स हम 6:30 बजे शाम से हम आपको करा देंगे और वो भी हम आपको बोले थे बिल्कुल फ्री में करवाएंगे और हम आपको बिल्कुल फ्री में करवा भी रहे हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए और एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्या ऑडियो वीडियो आवाज सब क्लियर है। जल्दी से एक बार आप लोग बताएंगे ताकि हम यहाँ पे जो क्लास है उसको काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे शुरू कर सके, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बार आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चे जरूर जुड़ जाइए। जो बच्चे जुड़ गए हैं कोई दिक्कत नहीं, जो भी बच्चे नए हैं इस पे क्लास का लिंक जाता है, ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आता है जब टेस्ट होता है, तो आप लोग जरूर जुड़िए। ये सब फ्री है। 87 89 30 7304, ठीक है ना। एक ये व्हाट्सएप नंबर है, दूसरा है 87 97 97 2700। एक हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। दोनों में से किसी एक नंबर पे आपको हाई लिखना है, इधर से लिंक जाएगा और आप लोग लिंक को दबा के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सभी बच्चे आ गए, क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। बिट्टू दुखी लड़का बहुत ही बढ़िया, मनीष गौतम भाई बहुत ही बढ़िया, चंद्रमणि चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पे आ जाइए। एटीट्यूड बहुत ही बढ़िया, चलिए गुलशन कुमार यादव बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे आ गए। दिलखुश गुप्ता बहुत ही बढ़िया। क्लास को शुरू किया जाए। चरणजीत चहेता, अंशु कुमारी बहुत ही बढ़िया, चित्रलेखा बहुत ही बढ़िया, उत्तम तिवारी बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से सुमित बहुत ही बढ़िया, चंदन भाई बहुत ही बढ़िया। चलिए हमारे सभी प्यारे बच्चे आगे। कलीम अंकुश बहुत ही बढ़िया, तबरेज अंसारी, रॉकी डॉन, आरडीएक्स अमित, पंकज भाई बहुत ही बढ़िया। तो सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे आ गए। एक बार आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए बाबू। जितना जल्दी लाइक करिएगा ना उतना जल्दी 1 मिलियन हो जाएगा। 1 मिलियन यानी 10 लाख यहाँ पे बच्चे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग क्या कर लीजिए बाबू, लाइक कर दीजिएगा। जितना लाइक करिएगा ना उतना दूसरे बच्चों के पास जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से हम लोग 1 मिलियन सेलिब्रेशन भी हम लोग बहुत ही जल्दी कर सके, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो जो केमिस्ट्री है ना हम लोग का, जिसे हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र, ठीक है। ये विज्ञान जो हम लोग का साइंस होता है ये 3 पार्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी भौतिकी रसायन और यहाँ पे जीव विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रसायन शास्त्र को पढ़ने वाले। फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे पूरा एक ही क्लास में, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 1 शॉर्ट क्लास है। अभी तक अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है तो कृपया करके इसे लिख के आप लोग जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पे हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 100% सब आपका क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। आ गया है यहाँ पे, देखिए हम लोगों को पढ़ना है रसायन शास्त्र और चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले क्या रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा भाई रासायनिक अभिक्रिया है क्या। एक हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं जो सभी बच्चे घर में करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे चीनी ले लिए, ठीक है, अब प्लस यहाँ पे हम लोग वाटर ले लिए, पानी ले लिए, ठीक है ना। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये दोनों क्या करेगा, आपस में अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने का मतलब क्या, दोनों एक में मिल जाएगा। अभिक्रिया यहाँ पे क्या होता है, दोनों एक में मिलेगा, ठीक है ना। तो चीनी क्या होगा बाबू, घुल जाएगा वाटर में, पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और चीनी पानी जब घुलेगा यही कहलाता है अभिक्रिया करना, कि जो चीनी है उस पानी में क्या हो गया, घुल गया, यानी अभिक्रिया कर लिया, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा बाबू, तो ये हम लोगों का बन जाता है शरबत, ठीक है ना। ये चीनी है और ये पानी है, दोनों को देखिए, ये दोनों को जब मिलाएंगे तो ये बनेगा क्या, हमारा शरबत बनेगा। और जो शरबत का टेस्ट होगा ना वो पानी से और चीनी से क्या होगा, अलग। अगर पानी पीजिएगा तब भी शरबत जैसा नहीं लगेगा, अगर खाली चीनी खाइएगा फिर भी शरबत की तरह नहीं लगेगा। यानी जो तीसरा पदार्थ बनता है ना हम लोग का, यहाँ पे तीसरा पदार्थ क्या बन रहा है, शरबत, वो क्या होगा, उसका जो टेस्ट है वो अलग हो जाएगा, उसका रंग है वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सब बच्चे करते हैं घर में। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा था आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अभिक्रिया करना का मतलब क्या, उसमें जाके मिल जाना है,
ठीक है ना, यही होता है अभिक्रिया। जैसे चीनी क्या हो रहा है, जल में घुल जा रहा है, यानी वो क्या कर दिया, अभिक्रिया अभिक्रिया कर दिया। तो यहां पे देखिए हमको पढ़ना है, यहां पे सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया भाई क्या है, तो ये तो चीनी पानी की तरह हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसको एक प्रोफेशनल तरीका से लिखना पड़ेगा। पूछ देता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो कैसे लिखिएगा आप लोग, यहां पे देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में लिखा गया है, 100% यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। लिखा यह गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे हम लिए थे ना भाई, एक चीनी लिए थे, एक पानी लिए थे, ठीक है, दो पदार्थ लिए थे, एक पदार्थ से अभिक्रिया नहीं होगा, कम से कम दो गो पदार्थ चाहिए, ठीक है। तो एक चीनी लिए थे और एक पानी लिए थे, दोनों को मिलाए, ठीक है, दोनों को मिलाए तो क्या बना, तीसरा नया गुण धर्म वाला पदार्थ बन गया। अगर खाली आप पानी पीजिएगा तो क्या शरबत जैसा लगेगा, नहीं लगेगा। अगर खाली अगर आप लोग चीनी खाइएगा तो क्या वो शरबत की तरह लगेगा, नहीं। जो शरबत हम लोगों का बना था उसका टेस्ट क्या है बाबू, अलग हो जा रहा है। वही यहां पे बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक, एक पदार्थ भी बन सकता है, एक से ज्यादा पदार्थ भी बन सकता है, ठीक है ना, एक से अधिक नए गुण धर्म वाला पदार्थ, जो पदार्थ बनेगा ना वो कैसा बनेगा, नया, उसका टेस्ट क्या होगा, नया होगा, उसका रंग क्या होगा, नया होगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग देखिए, अगर हाइड्रोजन ये क्या है बाबू, गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग करा दे, अगर इसका हम अभिक्रिया करा दें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेगा तो पता है आपको क्या बनेगा, आपका बनेगा जल यानी पानी। और ये कैसा होता है बाबू, लिक्विड होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, लिक्विड होता है। पानी क्या है, लिक्विड है, द्रव है। तो देखिए दो गो गैस है, ये दोनों क्या है, गैस है। अब तीसरा जो नया पदार्थ बन रहा है वो क्या बन रहा है, लिक्विड बन जा रहा है ना। यानी जो तीसरा जब भी पदार्थ बनेगा वो अलग पदार्थ बनेगा रासायनिक अभिक्रिया में, ये आपको याद रखना। वही लिखा गया उदाहरण के लिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, जल बनाता है। वही अगर हम लोग इसे रासायनिक समीकरण में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का संकेत होता है H2, ठीक है ना, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, जो क्या है यहां पे जल है, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या है बाबू, हम लोगों का गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी क्या है यहां पे गैस है। देख रहे हैं, दो गो गैस मिलके एक लिक्विड बना दे रहा है, यानी अलग नया पदार्थ बना दे रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया यहां पे बोलते हैं। आपको समझ में आया, जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे कॉमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। समझ में आया, एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाला, ठीक है ना, अलग मतलब उन दोनों से नया उसका गुण होगा, जो नया पदार्थ बनेगा, ठीक है ना। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में आता है। अब इसको एक लिख दीजिए, यहां पे एक एग्जाम्पल आपको लिखना होता है, ठीक है ना। तो H2 क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन गैस है। O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस है। दो गो ऑक्सीजन को आपस में मिलाएंगे, आपस में इसको अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा H2O, यानी जल बन जाएगा। जल क्या है बाबू, लिक्विड है, और ये दोनों क्या है, गैस है। तो ये अलग अलग मतलब ये दोनों क्या है, गैस है। अब इससे जो तीसरा पदार्थ बना वो अलग पदार्थ बना कि नहीं, तो ये अलग पदार्थ बन गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। 100% आपको क्लियर हुआ, जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे बता दीजिए 100% क्लियर हुआ, फिर हम यहां पे आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए 100% यहां पे क्लियर हुआ। इसका पीडीएफ मिलेगा ऐप पर जी, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा जी, सबका पीडीएफ मिलेगा जो भी बच्चे ऐप खरीदे हैं। बस आपको सिंपल समझना ना कि दो या दो से अधिक पदार्थ लेंगे, एक गिलास में चीनी ले लिए, एक गिलास में पानी ले लिए, ठीक है, चीनी पानी को आपस में मिला दीजिए। अब तीसरा पदार्थ क्या बन गया, शरबत। वो अभिक्रिया कर लिया, एक दूसरे में मिल गया। अभिक्रिया करने का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे में मिल गया। उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो उसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया। दोनों क्या कर लिया, अभिक्रिया कर लिया, एगो तीसरा पदार्थ बना दिया। यही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। वही तो यहाँ पे लिखे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों गैस को आपस में मिलाएंगे, इसको आपस में अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे जल बन जाएगा। जल क्या है भाई, लिक्विड है,
द्रव है, वो दोनों क्या था, गैस था, अलग बन गया, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई इसमें आ जाता है अभिकारक कौन है पहचानिए, और उत्पाद या प्रतिफल क्या है पहचानिए। तो ये भी आपको एकदम 100% समझ में आएगा, बस आप लोग देखते जाइए। क्लास अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक करिए, ठीक है। ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है, जैसे हम चीनी पानी लिए, चीनी पानी को मिला रहे ना, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक है ना। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे हम बताए थे ना शरबत वाला, जैसे चीनी हो गया पानी, ये दोनों को मिला रहे हैं ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, चीनी ले रहा है, पानी ले रहा है, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें अभिकारक क्या है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यही तो अभिक्रिया कर रहा है ना। तो जो अभिक्रिया करने वाला होता है उसे ही क्या बोलते हैं, अभिकारक। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी यहां पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इन्हीं दोनों का तो अभिक्रिया होगा ना, तो जिनका अभिक्रिया होगा वही क्या होते हैं, अभिकारक। तो ये दोनों क्या हुए, हमारे अभिकारक हुए। वही लिखा गया है कि जो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। इसमें अभिकारक क्या है, H2 है, और ये क्या है यहाँ पे O2, ये अभिकारक है। अब यहाँ पे देखिए प्रतिफल या उत्पाद क्या होता है, तो प्रतिफल या उत्पाद क्या है, तो ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद, जिसे प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे चीनी पानी, ये क्या हुआ, हमारा अभिकारक हुआ, अभिक्रिया में भाग ले रहा है। चीनी पानी से क्या बन गया बाबू, हमारा शरबत बन गया। तो जो शरबत बन गया बाबू वो क्या है, फाइनल हम लोगों का प्रोडक्ट है, वही तो बना है ना, चीनी पानी मिलके क्या बना है, शरबत। तो वो क्या होगा, हमारा उत्पाद होगा। तो देखिए यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसे अभिकारक बोलेंगे। और ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, H2O यानी जल बना रहा है, तो ये हमारा क्या है, अंतिम उत्पाद है। ये क्या है बाबू, हमारा उत्पाद है, प्रोडक्ट है, प्रतिफल है, यानी जो हम लोगों का फल बना वही है, आपको यहां पे याद रखना है। तो उत्पाद या प्रतिफल क्या होता है, तो ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है। 100% यहां पे क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे एक बार कमेंट करके बताइए। नहीं हुआ तो फिर भी हम आपको बताएंगे। देखिए अभिकारक क्या होता है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना, तो ये क्या हुआ, अभिकारक हुआ। ये दोनों अभिक्रिया करके जो फल बनाएगा, हम लोग काम कर रहे हैं तो भाई चीनी पानी मिला रहे हैं उस समय से, तो कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उसका फल मिलेगा ना, फल के रूप में क्या मिलेगा, शरबत मिलेगा। तो अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल या उत्पाद। तो ये क्या हुआ, हमारा प्रतिफल या उत्पाद हुआ। इसे आपको 100% यहां पे याद रखना है। समझ में आया भाई, मैथ का सब्जेक्टिव भी होगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। 100% अगर आपका क्लियर हो गया तो एक बार आप लोग लिख दीजिए 100% क्लियर हो गया, फिर हम आपको यहां से आगे बढ़ाएंगे जल्दी से। और जो भी बच्चे नहीं लिखे आप लोग ये स्क्रीनशॉट लिया करिए, ठीक है, ताकि आप लोग लिखिए नोट्स PDF अगर कहीं और से खरीद लिए हैं तो आप लोग यहाँ पे लिख लिख के आप लोग वीडियो चला के एक दिन बाद आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ने का यही अब लास्ट एक मौका है, ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में दिक्कत होगा। अब देखिए हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यही पाठ का नाम है ना, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम आपको रासायनिक अभिक्रिया बता दिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनाता है, एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाता है, जिसे हम लोग यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया तो हम समझ गए। अब यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया, पाठ का ही नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसे अब यहाँ देखिए रासायनिक समीकरण, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि रासायनिक समीकरण क्या है। जैसे मैथ का हम लोग लिखते हैं ना कि सीता, यहाँ पे ऐसे होता है कि 5 बल्ला 6 गेंद का मूल्य यहाँ पे 350 रुपए। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना, 5 गो बल्ला प्लस 6 गो यहाँ पे गेंद का कीमत है 350 रुपए, ऐसे समीकरण लिखते हैं ना। तो यही आपको यहाँ पे रासायनिक समीकरण क्या है, जैसे अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि चीनी पानी को मिलाएंगे तो वो शरबत बनेगा, या हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को अभिक्रिया करवाएंगे तो जल बनेगा। ये लंबा लग रहा है ना लिखने में,
अब इसी को क्या करेंगे हम समीकरण के रूप में लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? H2 प्लस O2, यानी इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, प्लस का मतलब अभिक्रिया करना, इन दोनों को मिलाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? डायरेक्ट हमारा जल बन जाएगा। अब मान लिए इसी चीज को हम इतना लंबा लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी चीज को अगर हमारे पास समय कम है, उसको थोड़ा सा पेज है उसको दिखाना है, तो जो हिंदी है ना यहाँ पे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर जल का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है, ये लिखेंगे कि डायरेक्ट हम ये समीकरण लिख देंगे। तो अगर जो कथन दिया है, ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है या जल बनता है, उसी को हम लोग ऐसे लिख देंगे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दोनों तीर का निशान लगाएंगे और बनेगा क्या? यहाँ पे H2। इसका भी मतलब क्या है? वही है। तो अगर अभिक्रिया को क्या करेंगे? सूत्रों और संकेतों के द्वारा, उसके फॉर्मूला के द्वारा अगर हम इसको लिख देंगे, यही क्या है? रासायनिक समीकरण है। यानी इसको हम क्या करेंगे? हिंदी में दिया रहेगा, इसको हम लोग समीकरण में फॉर्मूला के तहत लिख देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो आइए इसको देखते हैं, यहां पे रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को सूत्रों या संकेतों के द्वारा समीकरण के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग ले रहा है, अभिकारक उसको, और जो बन रहा है उसको, दोनों को क्या करेंगे बाबू? अगर सूत्रों और संकेतों के द्वारा, जैसे ऑक्सीजन है तो उसको O2 लिख दिए, हाइड्रोजन है उसको H2 लिख दिए, अगर जल बन रहा है उसको H2O लिख दिए, अगर सूत्रों और संकेतों के द्वारा उसको लिख देंगे, यही क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे हम लोग मैथ बनाते हैं ना, 5 गो बल्ला हिंदी में लिखा रहता है, उसके लिए एक समीकरण बनाते हैं, 5 गो बल्ला 6 गो गेंद, ये दोनों मिलके 550 रुपए का मिला, तो इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं ना। तो बिल्कुल सेम टू सेम वही है रासायनिक समीकरण। क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं, अगर उनको हम सूत्रों और संकेतों के द्वारा व्यक्त करेंगे तो एक क्या मिलेगा? हमको समीकरण मिलेगा। वही क्या कहलाएगा? हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। देखिए एकदम सिंपल वही लिखा गया है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को सूत्रों और संकेतों के द्वारा एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अगर कथन ये दिया रहेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी यानी जल का निर्माण करता, अब इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन कैसे बनेगा? हाइड्रोजन है, लिख दिए H2, ऑक्सीजन है, लिख दिए यहाँ पे O2, ये अभिक्रिया करके क्या बनेगा? H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा। वही तो लिखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, यानी क्या होगा? प्लस लगाइए, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना? जल का निर्माण करेगा, नहीं जल बन गया, तीर लगाइए, यहाँ पे H2O लिख दीजिए। देखिए कितना जल्दी लिखा गया। तो जब समीकरण को, जब अभिकारक और प्रतिफल जो दिया रहेगा उसको अगर हम सूत्रों और संकेतों के द्वारा अगर उसको हम व्यक्त करेंगे, यही कहलाएगा रासायनिक समीकरण। क्या आपको 100% क्लियर हुआ मेरे भाई? जल्दी से यहां पे कमेंट करिए, फिर हम यहां पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो एक बार आप लोग यहाँ पे लाइक वाइक बाबू कर दीजिएगा। लाइक नाम का एक व्यक्ति है यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है, उसको लाइक नहीं दिया जाएगा तो खिसिया जाएगा, ठीक है। सुबजैब अख्तर बहुत ही बढ़िया, स्वेब प्लस अख्तर, शहजादी लोफिराई का नाम है जी, बिट्टू भैया बहुत ही बढ़िया, चलिए चरणजीत झेलम भाई बहुत ही बढ़िया, उत्तम तिवारी। यहां पे बाबू क्या हम आपको बताएं, रासायनिक समीकरण क्या है, इसको क्या करना है? जो अभिकारक दिया है, जो प्रतिफल दिया है, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन, उसको क्या करिए? उसके फॉर्मूला में लिख दीजिए। जो जल बन रहा है उसको उसका फॉर्मूला में लिख दीजिए। अगर हम उसको फॉर्मूला में लिख देंगे ना, तो यही है रासायनिक समीकरण। एकदम 2 सेकंड में आपको याद होगा और एकदम फटाक से आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे 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 देखिए, आगे आगे आपका यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ अभिक्रिया आपको समझना पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पे कुछ अभिक्रिया होता है, उस अभिक्रिया को हमको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया संयोजन अभिक्रिया। अब आपको याद नहीं करना भाई, संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है, आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए एगो ये पदार्थ है और प्लस एगो ये पदार्थ है, संयोजन का मतलब होता है जुटना। आप लोग सुने हैं ना, संयोजित होकर, जुट के,
अगर संयोजित होकर रहिएगा तो फिर आप मजबूत रहिएगा। परिवार अगर संयोजित रहेगा तो सुखहाल रहेगा। ऐसे संयोजित का मतलब क्या होता है? जुटना। अगर देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ जुटकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करेगा, इससे ही बोलते हैं संयोजन, और इसमें कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए आपके फैमिली में 4 लोग हैं, 2 लोग अलग हो गए, 2 लोग अलग हो गए, तो फैमिली छोटा हो गया कि नहीं? ये अलग अलग हो गया। अगर वही 2 लोग और 2 लोग, यानी दो दो जो यहां 2 लोग हैं, यहां 2 लोग हैं, उनको दोनों को मिला दिया जाएगा तो एक घर में कितने लोग हो जाएंगे? 4 लोग हो जाएंगे, और घर कैसा हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। वही आपको यहां पे समझना है संयोजन में, कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अभी नहीं कि 2 को पदार्थ है, इसमें 3 को भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 3 को भी हो जाएगा, 4 को भी हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, एक को पदार्थ का निर्माण करेगा, ठीक है ना? वो एक ही बनेगा पदार्थ, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं संयोजन। यानी ये सब क्या हो जाएगा? जुड़ के एगो पदार्थ बन जाएगा, ठीक है? तो इसे हम लोग बोलते हैं संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुटना। बोर्ड एग्जाम में आता है भाई संयोजन अभिक्रिया इसमें से कौन सा है? तो कैसे आप लोग देखिएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अभिकारक यानी जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो ये सब क्या है? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो अभिकारक है, ठीक है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का मतलब एगो उत्पाद का निर्माण करते हैं। देख रहे हैं 2 या 2 से अधिक यहाँ पे अभिकारक, ये क्या है? अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो ये सब अभिकारक है। ये आपस में अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो ये अभिकारक है। ये सब मिलके क्या कर रहे हैं? एकल उत्पाद। एकल उत्पाद का मतलब एगो उत्पाद का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, तो इसे ही बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। 100% आपके दिमाग में फिट हो जाएगा अगर आप लोग एकदम बिल्कुल, अगर एकदम ध्यान से इसे पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, या ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एगो उत्पाद यानी एगो प्रतिफल का निर्माण करेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए यहाँ पे Ag है और प्लस यहाँ पे Cl है, ये पहला पदार्थ है और ये दूसरा पदार्थ है। दोनों क्या किया? अभिक्रिया किया और दोनों एके में ज्वाइंट हो गया, यानी दोनों क्या किया? कसम खा लिया कि हम दोनों एक के साथ रहेंगे। ये दोनों क्या हुआ? आपस में चिपक गया। तो ये क्या हो गया बाबू? हम लोगों का संयोजन अभिक्रिया यहां पे हो गया। जैसे यहां पे देखिए ये हो गया हम लोग का H2 प्लस यहां पे ये हो गया O2, अभिक्रिया करके ये दोनों फिर कसम खा लिए कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा एगो पदार्थ बन गया, ठीक है ना? तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन। अगर इसको प्रोफेशनल तरीका में, काफी अच्छा तरीका में अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखिएगा कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन। अब एक एग्जांपल आपको याद रखना है, ये सबसे आसान होता है H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2, तो ये आसान होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्लियर होगा, ठीक है? चलिए संयोजन आपको 100% समझ में आ गया। अब यहां पे देखिए ये है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में बाबू मतलब क्या हुआ? देखिए ये आपका घर है जिसमें यहां पे मान लीजिए 3 लोग रह रहे हैं। अब कोई आया, क्या किया? भड़का दिया। तीनों लोग क्या हो गए कि हम अपना अलग घर बनाएंगे, ये बोलेगा अपना हम अलग घर बनाएंगे, ये हम अलग घर बनाएंगे। तो ये क्या हुआ बाबू? एगो घर है, बेचारा को तोड़ के क्या कर दिया? 3 गो कर दिया, ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? खंडित हो गया, टूट गया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन। वियोजन का ही मतलब होता है टूटना या अलग होना, ठीक है? तो जब भी क्वेश्चन आएगा भैया बता दो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब टूटना। एक वो पदार्थ क्या होगा? टूट के 2-3 गो पदार्थ बन जाएगा, ठीक है ना? एक वो पदार्थ है वो टूट के 2 या 2 से अधिक वो पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ बन जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन बोलेंगे, ठीक है ना? 2 गो भी पदार्थ बन सकता है, 2 गो से अधिक भी पदार्थ बन सकता है, ठीक है? तो यहां पे आप लोग याद रखिएगा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक बोलते हैं। एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रतिफल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। एकदम सिंपल भाषा आप लोग को एकदम 100% याद रहेगा। वियोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक क्या होता है? टूटता है, ठीक है ना? एक एक अभिकारक रहेगा। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो ये अभिकारक है। एक अभिकारक क्या होगा? टूटेगा और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन जाएगा। देख रहे हैं 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन गया, ठीक है? एक वो पदार्थ क्या हो गया? टूट गया 2-3 भाग में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे ये जल है, जल को क्या करेंगे? विद्युत धारा इसमें क्या कर देंगे? इसमें करंट
ऐसे ही घर नहीं टूटता है। घर टूटने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है, बाहरी जब लोग आते हैं तो घर टूटता है। अब देखिए जल बेचारा संगठित है, ये सब लोग एक साथ है, ये अभिकारक है। अब इसमें क्या करेंगे, बिजली का दुगो प्लस माइनस तार इसमें डाल देंगे। बिजली का तार जैसे ही इसमें डालेंगे तो बेचारा हाइड्रोजन बोलेगा हम अलग जा रहे हैं, और जो ऑक्सीजन है वो बोलेगा हम अलग जा रहे हैं। दोनों क्या होगा, अलग अलग भाप बन के फिर गैस में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एगो पदार्थ है और ये क्या हुआ, दो अलग अलग पदार्थ में बट गया। इसे ही बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन और वियोजन आपको 100% समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए यस या नो। संयोजन या वियोजन आपको समझ में आया कि नहीं। वियोजन में बाबू क्या होगा, एगो अभिकारक क्या होगा, अभिकारक आप लोग समझ लेना है कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है, ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये क्या है बाबू, हमारा अभिकारक। ये अभिकारक क्या हो रहा है वियोजन में, जब इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग। देख रहे हैं इसमें एगो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन है, तो बोलेगा हाइड्रोजन अब हम अलग रहेंगे, और जो ऑक्सीजन है वो भी बोलेगा हम अलग रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, तो ये आपको यहां पे याद रखना है। तो ये वियोजन है और ये क्या है, संयोजन। संयोजन का मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक, देखिए दो या दो से अधिक, इसमें और भी हो सकता है, दो या दो से अधिक अभिकारक क्या होगा, आपस में मिलके दोनों कसम खा लेगा कि हम एक साथ रहेंगे, कुछ भी हो जाए अलग नहीं होंगे। तो ये दो पदार्थ अलग अलग था, ये दोनों आपस में क्या हो गया, मिल गया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का है यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये सब अभिक्रिया आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और इसे आप लोग लिख के भी याद रखिएगा। ठीक है, लिख दीजिएगा, पूरा नंबर मिलेगा। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखिए बोलता है, यहाँ पे सबसे पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे गांव में जानते हैं क्या होता है कि गांव में सब लोग कुर्सी पे बैठा है, मुखिया जी आ गए, तो उसमें क्या होते हैं, सब लोग अपना कुर्सी उर्सी छोड़ के भागने लगता है कि बैठिए बैठिए बैठिए। लेकिन सबसे पहले कुर्सी कौन छोड़ता है, जो सबसे कमजोर आदमी होता है, वो क्या बोलेगा, सबसे पहले खड़ा हो जाएगा कि बैठी मुखिया जी बैठी। वही हाल है यहाँ पे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है वो क्या करेगा, अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटा देगा और उसके स्थान पे जाके क्या करेगा, बैठ जाएगा। ठीक है ना, यहां पे आप लोग देखिए, सबसे पहले यहां पे एग्जांपल, ये जो लोहा है ये शक्तिशाली है, ठीक है, और जो कॉपर बेचारा है ये कमजोर है। अब ये लोहा क्या करेगा, एफी का मतलब लोहा, सीयू का मतलब कॉपर। ये जो कॉपर है अपने आप छोड़ के भाग जाएगा, कहेगा कि ये आइए आइए हमारे जगह ले लीजिए, हमारा जगह ले लीजिए। तो ये जो अधिक अभिक्रियाशील है ये एफी यानी लोहा, ये इसके स्थान पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा FeSO4। देखिए अभिक्रिया करके ये FeSO4। और जो बेचारा कॉपर है जो कमजोर है वो अलग जाके कहीं पे खड़ा हो जाएगा। देखिए ये अलग यहां पे आके खड़ा हो गया ना, तो ये क्या है बाबू, हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, याद रखने का तरीका देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ क्या करता है, अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ का मतलब जल्दी से जो अभिक्रिया कर लेता है। अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ क्या करता है, अपने से जो कम अभिक्रियाशील पदार्थ है उसको हटा देगा और खुद जाके उसके स्थान पे बैठ जाएगा। जहां यहां पे लोहा क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर बेचारा कम है, तो कॉपर वो अपने आप अपना जगह दे देगा कि आइए यहां पे पधारिए, तो ये हो जाएगा Fe, और यहां ये आके यहां पे बैठ जाएगा ना यहां पे, तो ये FeSO4 ये हो गया। और जो बेचारा कॉपर है वो जाके कहीं कोना पे चुपचाप खड़ा होकर रोएगा कि हमारा सीट ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाता है। देखिए यहां पे लिख भी दिया गया है कि जो Fe यानी जो लोहा है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ। याद करने का ट्रिक देखिए एकदम सिंपल है, आप लोग याद रख सकते हो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ क्या करता है, अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब वहां से हटा देगा और खुद जाके वहां पे पधार देगा, विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसे आपको 100% याद रखना है। याद रहेगा मेरे भाई, जल्दी से बता दीजिए कि 100% आपको यहां पे याद रहेगा कि नहीं रहेगा। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, याद रहेगा। आप लोग जब पूछ रहे हैं ना तब फटाक से आप लोग बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। 100% समझ में आएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गुरुजी मेरा नाम भी कभी कभी बोलिए।
मिनरल कुमार, वाह क्या नाम है, मिनरल वाटर सुने थे, आज मिनरल कुमार। मिनरल कुमार जी कैसे हैं? चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखिए अब उष्मा छेपी अभिक्रिया, अब इसको हम लोग समझते हैं भोजपुरी भाषा में। जैसे गांव में क्या होता है ना कि पुरान घर रहता है, जब शादी ब्याह होता है ना तो हम लोग भी देखे हैं, किए भी हैं, क्या करते थे कि माता नहीं, पिताजी जाते थे बाजार से साइकिल पे और एक बोरा चूना लाते थे, ठीक है। उस चुनवा को क्या करेंगे, गांव में एगो नाद रहेगा, नाद आएगा, उस नादवा में पहले चुनवा डाल के उसमें 4-5 बाल्टी पानी डाल दिया जाएगा। 4-5 बाल्टी जैसे ही पानी डलाएगा ना, तो चूना जो होगा, कली चूना और जो जल है वो आपस में अभिक्रिया करके बुलबुल बुलबुल करने लगेगा, उसमें से क्या होगा, उबलने लगेगा, और उसमें से क्या होता है, इतना पानी तक गर्म हो जाता है और मतलब बाहर तक ऐसे लगता है हीट निकल रहा है उसमें से। तो उष्मा छेपी का मतलब यही होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपने आप उष्मा निकलने लगे, अपने आप उसमें से हीट निकलने लगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा छेपी, ठीक है। ये सब उदाहरण सभी बच्चे देखे होंगे, बाई चांस कोई बच्चे अभी नहीं देखे होंगे, जो मतलब अभी एकदम नया नया है, जो शहर में रहते हैं वो नहीं देखे होंगे, लेकिन चूना वाला आप लोग जरूर देखे होंगे। चूना को क्या करिएगा, नाद में या बाल्टी में डाल के, अगर बाल्टी में रखिएगा ना प्लास्टिक का, तो पिघल के लगेगा बाहर निकलने, ठीक है, इतना ज्यादा हार्ड गर्म होता है, उसमें से इतना ज्यादा उष्मा निकलता है, ठीक है। तो ये क्या है, उष्मा छेपी, इसमें से ऑटोमेटिक उष्मा निकलने लगेगा। या साग सब्जी आप लोग क्या करिएगा ना, साग सब्जी आप लोग देखिएगा घर के किसी कोना में फेंक दीजिएगा, ठीक है ना, या दूसरे जगह किसी कोना में फेंक दीजिएगा साग सब्जी को, और जब सड़ेगा ना, पॉलिथीन में बांध के रख दीजिएगा, जब सड़ेगा उसको छू के देखिएगा, वो हल्का हल्का गर्म लगेगा। तो जो साग सब्जी होता है ना, वो विघटित होकर जब सड़ता है ना, तो उसमें से भी उष्मा निकलता है, उसमें से भी गर्मी निकलता है। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि साग सब्जी विघटित होकर मतलब कौन सी गैस, मतलब कौन सी अभिक्रिया, साग सब्जी का विघटित होना, तो ये उष्मा छेपी है, क्योंकि वो भी जब सड़ता गलता है तो उसमें से भी उष्मा निकलता है। चाहे आम उम खा के कोई बिकता है ना, वहां पे जाके देखिएगा अलग तरह का दुर्गंध आएगा, और वहां पे जहां आम का मंडी होगा, फल का मंडी होगा, वहां पे आपको गर्मी ज्यादा लगेगा, क्योंकि वहां पे साग सब्जी सड़ते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा उष्मा भी निकलता है। तो ये सब क्या है, उष्मा छेपी। उष्मा छेपी का मतलब आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, VVI क्वेश्चन है। यहाँ पे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फल स्वरूप उष्मा, यहाँ पे उष्मा शोषी है ना जी, हम उष्मा छेपी बोल रहे हैं उस समय से, अच्छा ये है उष्मा छेपी, पीछे चला गया था। उष्मा छेपी देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी अभिक्रिया। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ, ठीक है ना, चूना में जल बनाए तो क्या बना, चूना में हम लोग क्या, चूना अलग है, सूखा हुआ जल उसमें मिला दिए तो क्या बन गया, चूना जल बन गया। अब चूना जल के साथ साथ हमें क्या मिला, हीट देखने को मिला, उष्मा उसमें से निकला कि नहीं निकला। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फल स्वरूप अगर उष्मा भी उत्सर्जित होगा, उष्मा भी उसमें से निकलेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा छेपी बोलेंगे। जैसे अगर ये CH4 मीथेन में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन मिलाएंगे या इससे अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा इसमें से भी क्या होगा, निकलेगा, इसमें से भी क्या होगा, उष्मा यहां पे निकलेगा। तो बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिसमें से उष्मा निकलता है। बस आपको सिंपल यही याद रखना है, उष्मा छेपी, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसमें से ऑटोमेटिक उष्मा निकलेगा। जैसे चूना में जल मिला दिए, वो क्या होगा, ऑटोमेटिक उष्मा निकलने लगेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस अभिक्रिया को उष्मा छेपी, यानी जिसमें से अभिक्रिया निकलता है, सॉरी उष्मा निकलता है जिस अभिक्रिया में, उसे हम लोग बोलेंगे उष्मा छेपी। एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, 100% यहां पे आपका क्लियर हो गया होगा। बाबू क्लियर हुआ कि नहीं, कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ, यानी जो बनता है ना लास्ट में उसे उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद के साथ साथ अगर उष्मा भी निकले तो उसे हम लोग बोलते हैं उष्मा छेपी, ठीक है। और ये सब गांव में सब देखने को मिलेगा, कोई ऐसा इसमें नहीं है जो गांव में आपको देखने का ना मिले। मुखिया जी भी गांव में है, प्रतिस्थापन विधि, जो उष्मा छेपी है वो भी आपको गांव में ही मिलेगा। अब उष्मा शोषी पे आते हैं, वो भी आपको गांव में ही, उसका भी गांव में ही एग्जाम्पल मिल जाएगा काफी अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। हीरा कौन सा पदार्थ है भाई, हीरा अधातु है, कार्बन का शुद्ध रूप है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए उष्मा छेपी भाई नहीं समझ में आया, कैसे आप लोग हैं जी, देखिए उष्मा छेपी क्या है, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ, उत्पाद का मतलब ये ना हुआ जी उत्पाद के साथ अगर आपको यहां पे उष्मा भी साथ साथ मिले,
तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी मिलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी। जैसे यहां पे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे चूना ले लिए, चूना ले लिए, अब प्लस इसमें हम पानी मिला दिए या जल मिला दिए, तो ये क्या बन गया हमारा, चूना जल बन गया। अब प्लस इसमें क्या होगा, उष्मा भी तो निकलेगा ना मेरे भाई, उष्मा भी तो निकलेगा यहाँ पे, तो ये क्या हुआ हमारा, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, अरे यार ये भाग कैसे जा रहा है, एक सेकेंड। यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर उष्मा निकलेगा, ठीक है ना, उष्मा अगर निकलेगा उसे हम लोग बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। आगे चलेंगे, आगे यहां पे देखिए उष्मा शोषी, उष्मा शोषी का मतलब क्या, ऐसे नाम से लग रहा है ना, उष्मा छेपी, छेपी का मतलब होता है बाहर निकलना, उसे उष्मा बाहर निकलेगा। अब एक होता है उष्मा शोषी, शोषी का मतलब उसमें अलग से उष्मा दिया जाता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको गर्म करना पड़ता है तब वो अभिक्रिया करते हैं। जैसे अगर यहां पे देखिए चावल हम आपको दे दिए, ठीक है, अब प्लस पानी दे दिए, अब बोलेंगे कि बाबू इसको भात बना दो, इसको क्या बना दीजिए, भात बना दीजिए, भोजपुरी में इसे क्या बोलते हैं, भात। तो ये बनेगा, चावल और पानी, इसको आपको ठंडा जगह पे चावल पानी मिला दीजिएगा तो भात बनेगा, उसमें मिला के रख दीजिएगा 2-4 दिन तो क्या होगा, जम जाएगा चाहे सड़ जाएगा। इसको क्या चाहिए, इसको अलग से आपको इसको गर्म करना पड़ेगा, इसको चूल्ही पे ले जाके चावल और पानी को हड़िया में डाल के इसको खूब गर्म करना पड़ेगा। यानी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम उष्मा दे रहे हैं, अलग से उष्मा दे रहे हैं, इसको अलग से हम लोग गर्म कर रहे हैं, तब ये क्या बनेगा, उबल 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 के ही भात बन जाएगा। देख रहे हैं, अलग चीज बन गया ना, चावल था पानी था, लेकिन अब यहां पे क्या बन गया, भात बन गया। तो ये क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी, यानी उसको गर्म करना पड़े, उसको अलग से उष्मा देना पड़े, यानी हीट देना पड़े, तो उसे हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी। समझ में आया। यहां आप देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फल स्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है, यानी उसमें उष्मा अलग से दिया जाता है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी। जैसे कार्बन प्लस H2O, अब इसमें अलग से आपको इसको गर्म करना पड़ेगा या इसको उष्मा देना पड़ेगा, तो ये फिर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहां पे हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, उष्मा शोषी का अभिक्रिया का यहां पे उदाहरण है। आपको यहां पे 100% समझ में आया कि नहीं जी, भोजपुरी में समझा दिए हैं। उष्मा छेपी का मतलब अभिक्रिया होगा तो उसमें से उष्मा निकलेगा। जैसे आप लोग याद रखिएगा, चूना को जल में मिलाएंगे, उबल के लगता है गर्म होने, ठीक है, अपने आप उसमें लावना नहीं लगा रहे लेकिन गर्म हो गया। लेकिन जो उष्मा शोषी है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, चावल और पानी वाला एग्जाम्पल ले लीजिएगा, चावल पानी मिला दीजिएगा, भात नहीं बनेगा, उसको अलग से गर्म करना पड़ेगा, उसको अलग से उष्मा देना पड़ेगा, तब वो भात बनेगा उबल उबल के, ठीक है ना। तो चावल प्लस पानी, या इसको अलग से हीट देना पड़ेगा, तो जिसमें अलग से हीट देना पड़ेगा, जिसको अलग से उष्मा देना पड़ेगा, अगर वो उष्मा का अवशोषण करती है, अपने अंदर उष्मा को लेती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी बोलेंगे। क्या आपको भाई 100% क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए। 100% क्लियर हुआ। संजीत ठाकुर, ठाकुर जी रुकिए, आपका उपाय करते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए। अरे संजीत जी कहाँ हैं आप, मिल गए। चलिए हो गया। और ये ना कि अब भोजपुरी में हम आपको समझाने के लिए बोल रहे थे, आप लोग गलत अर्थ निकाल दीजिए। अब इतना भी हम खराब नहीं है, ठीक है, कि उल्टा सीधा बोल दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो उल्टा सीधा ना बोलिए, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं ना, ये सब चावल भात दाल ये सब बोल रहे, तो मतलब इन मत, क्लास को मजाक में मत लीजिए, ठीक है। पढ़ाई करिए, 100% समझ में आएगा, ठीक है। और आप लोग क्या कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, तो ये आपको समझ में आ गया ना। बोर्ड एग्जाम में आएगा भाई, लिखना तो पड़ेगा ना, कि उष्मा छेपी ऐसे ही आ जाता है, कि उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या उष्मा शोषी या उष्मा छेपी अभिक्रिया क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ना। इतना आपको अच्छे से समझा रहे हैं। उष्मा छेपी यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ, यानी जो बन रहा है उसके साथ साथ अगर उष्मा भी निकले तो उसे उष्मा छेपी बोलेंगे। और
जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान ही हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से हीट देना पड़ेगा, नहीं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है। नहीं अभिक्रिया तब होगा जब उसको गर्म करेंगे, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होगा, उसको अलग से उष्मा देना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई। आगे चलिए, आगे है यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये तो दो जगह हमको पढ़ना पड़ता है, एगो पढ़ना पड़ता है अम्ल क्षार और लवण में, और दूसरा ये पहला चैप्टर में ही आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे गांव में इसका भी उदाहरण है, अभी हम आपको बताते हैं गांव में उदाहरण। जैसे यहाँ पे देखिए एक बच्चा है, मान लीजिए आपको कभी हड्डा बिरनी ने काट लिया, ठीक है, हड्डा बिरनी आपको काट लिया, अब आप लोग क्या करने लगे, रोने लगे। अब रो रो के जाके जाइएगा कहाँ, अपने दादी के पास जाइएगा। ठीक है, दादी क्या करेंगे, बोलेंगे बेटा कहाँ तुमको बिरनी काटी है, क्यों गया था वहां पे, जाएगा तो काटेंगे नहीं, पहले दूध थापड़। ठीक है, उसके बाद आप लोग दादी के पास जाइएगा तो दादी क्या बोलेंगी, कहाँ काटा है हाथ दिखाओ, तो बोलोगी यहाँ पे काटा है, वहां पे लाल हो जाएगा। दादी क्या करेंगे, चिनौटी निकालेंगे जिसमें खैनी रखा जाता है, उसमें से चूना निकालेंगे हल्का सा, और जहां पे काटा है वहां पे लगा देंगे। चूना वो काहे खातिर लगाएंगे, तो अब आप लोग यहाँ पे समझिए, जो मधुमक्खी होती है ना उसके डंक में क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, और जो चूना दादी वहां पे लगाएंगी ना, तो चूना होता है अपना क्षार, और जब अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा ना, तो ये बन जाता है लवण और जल। क्या बनेगा, लवण और जल बन जाएगा। लवण क्या है, उदासीन है, जल क्या है, यहाँ पे उदासीन है। अब जो अम्ल जो डाली है, अम्ल के कारण ही तो आपके हाथ में जलन हो रहा है ना, तो अम्ल अब क्या होगा, वहां पे आपकी दादी वहां पे चूना लगा दी, चूना जो लगाए हैं वो क्या करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करके वहां पे लवण बना देगा। लवण क्या हो गया, उदासीन, जल भी क्या हो गया, उदासीन। अब जो अम्ल जो मधुमक्खी आपके शरीर के अंदर डाली है, अब तो वो उदासीन हो गया, यानी न्यूट्रल हो गया, पानी के जैसा हो गया। अब जब पानी के जैसा हो गया तो अब आपका जो जलन है, दर्द है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, 2 मिनट में आपको आराम। फिर दादी को बोलिएगा वाह दादी वाह। तो ये सब क्या है, गांव में इसका उदाहरण आपको एकदम खोजिएगा तो एकदम फटाफट आपको ये सब उदाहरण मिल जाएगा। तो यहां पे आप लोग देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म या क्षार, भस्म भी बोल सकते हैं या इसे हम लोग क्षार भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको मतलब ये नहीं कि अब क्षार भस्म क्या है, ठीक है, अब भस्म क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। एकदम उदासीन हो जाता है, जैसे जल होता है ना उदासीन, वैसी उदासीनीकरण हो जाता है। जैसे HCl ये क्या है, अम्ल है, और जिसमें भी लास्ट में OH रहता है ना वो क्षार है, तो ये क्षार है। अम्ल क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, NaCl, और यहाँ पे H2O, दोनों क्या है, उदासीन है। फिर आप लोग देखिए यहाँ पे H2SO4 और KOH, ये भी क्या है, क्षार है, ये अम्ल है और ये क्षार है, दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, K2SO4 लवण और जल का निर्माण करेगा। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। यानी जो प्रतिफल बनता है ना, ये उदासीन हो जाता है, एकदम जल के समान हो जाता है। यानी जो मधुमक्खी होती है ना, अम्ल डाल देती है हमारे शरीर के अंदर, इसीलिए क्या होता है, वहां पे जलन होता है, बहुत तेज दर्द होता है। अब वो जलन को कम करने के लिए, अम्ल को हटाने के लिए वहां पे चूना लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही चूना लगाइएगा वहां पे क्या होगा बाबू, वो जो चूना है वो उस एसिड से यानी अम्ल से अभिक्रिया करेगा और उसको क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, यानी उदासीन कर देगा, और आपका जो जलन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। 100% आपको समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए कि एकदम 100% गुरुजी समझ में आ गया। जल्दी से आप लोग बता दीजिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और देखिएगा, अगर आपको मधुमक्खी काटे ना, तो जो धातु चाकू होता है उससे अगर आप लोग यहाँ पे, मतलब ये ना कि जंग लगा हुआ, इससे नहीं, चूना लगा दीजिएगा, वहां पे चूना लगाइएगा, तुरंत आराम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, हो जाएगा। अमर कुमार जी काहे टेंशन ले रहे हैं, हम है तो गम किस बात का। ठीक है सर, ब्लू टिक दे दीजिए। 100% गुरुजी समझ में आ गया, 99.9% समझ में आ गया। वाह चला वाह,
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे औक्षेपण यार कैसा कैसा है भाई, सबका हम आपको गांव में ही इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब जैसे देखिए इसका भी एग्जाम्पल है, सबका गांव में एग्जाम्पल दे रहा ना, इसका भी गांव में एग्जाम्पल देते। जैसे आप क्या किए, यहाँ पे लाए दूध, दूध में क्या कर दीजिए, उबालिए, और जब दूध पूरा गर्म हो जाए तो उसमें क्या कर दीजिए, नींबू डाल दीजिए। दूध जैसे ही दूध में नींबू डालिएगा, दूध क्या होगा, फट जाएगा। और जब फटेगा तो देखिएगा ना, जो उसका घी है, क्रीम है, वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना, और जो इसमें का पानी है वो अलग हो जाता है। कितने लोग फटे हुए दूध को देखे हैं, फटे हुए दूध को कितने बच्चे देखे हैं? वही क्या है बाबू, आपका अवक्षेपण अभिक्रिया है, इसमें फट जाता है, ठीक है ना। दूध को अगर दूध गरम गरम दूध रहेगा, उसमें ले जाके नींबू डाल दीजिए, ठीक है ना। नींबू जैसे डालिएगा या विनेगर डालिएगा, वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और जब फटेगा ना, तो जो क्रीम है वो अवक्षेप बन जाएगा, अवक्षेप यानी थक्का बन जाएगा। वो जल जल से क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। वो जल में घुलेगा नहीं, जल में वो अलगे अलगे रहेगा, और जो जल है वो अलग हो जाता है। देखे हैं ना, सभी बच्चे देखे होंगे। तो इसका भी एग्जाम्पल हमको गांव में देखने को मिल जाएगा। देखिए क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है। नहीं, अवक्षेप की क्या होता है, तो एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, ठीक है ना, जो ठोस के रूप में रहता है, ठीक है, ठोस पदार्थ हो जाता है। जैसे दूध फटता है तो कैसे वो जो क्रीम होता है वो ठोस के रूप में रहता है, वो जल में घुलता नहीं, उसे हम लोग पकड़ के भी निकाल सकते हैं हाथ से। तो वैसे ही जब जो यहाँ पे जो प्रतिफल है ना, जब ये अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाएगा, नहीं वैसे ही जैसे दूध फटता है, वैसे ही जब अलग हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया यहाँ पे बोलेंगे। इसे आपको याद रखना। देखिए लिखा गया अवक्षेपण अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल है जो अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाए, नहीं अवक्षेप के रूप में क्या हो जाए, अलग हो जाए, जल से या उस विलयन से अलग हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे NaCl, ठीक है, और प्लस AgNO3, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो ये AgCl क्या बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा, ठीक है ना। और जो NaNO3 है ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी क्या होगा, दही की तरह वो क्या होगा, फट के अलग हो जाएगा। दूध की तरह क्या होगा, वो फट के अलग हो जाएगा। जो क्रीम है वो अलग हो जाएगा, जो पानी की तरह है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रखना है, अवक्षेपण अभिक्रिया आता है बोर्ड एग्जाम में कि भाई अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल जो है अवक्षेप के रूप में, यानी जैसे दूध फटता है ना, तो जो क्रीम होता है वो अलग अलग हो जाता है, वैसे ही क्या होगा, अवक्षेप के रूप में अगर पृथक हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। 100% आपको समझ में आया भाई, सब गांव में ही इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा, ज्यादा दूर आपको नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर में ही मिल जाएगा। YT शिवम यादव सर, 1 मिलियन सब्सक्राइब पूर्ण होने वाला है, इसके लिए क्या खुशखबरी है? खुशखबरी दिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है सर। सब चीज का क्रैश कोर्स करवाएंगे, कौन नहीं करवाएंगे बता दीजिए। औरंगाबाद से, मेरा नाम अनुराग है। अगर देखिए देखिए जैसे इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश अगर आप लोग का कहीं पे पढ़ाई हो रहा है तो पढ़ लो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, क्योंकि इंग्लिश हम लास्ट में पढ़ाएंगे, अकेले पढ़ाने वाले हैं तो उसको लास्ट में पढ़ाएंगे, तो आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। लेकिन देखिए जो पढ़ने का यही सही तरीका होता है, जो मतलब आपका वीक है, अभी तक नहीं पढ़े, उसको यूट्यूब से सर्च कर करके पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश हम लास्ट में पढ़ाते हैं, तो जो भी बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़े, आप लोग सर्च करके या कहीं और से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी टीचर हमारे पास नहीं है, इसलिए इंग्लिश नहीं हो रहा, अगला साल से हो सकेगा तो टीचर वोचर इंग्लिश के सब लोग रहेंगे, ठीक है। तो मतलब अभी हम ही पढ़ाएंगे, तो हम लास्ट में पढ़ाएंगे, तो लास्ट तक आप लोग वेट मत करिए। जो भी देखिए पढ़ने का यही सही तरीका होता है। जो आपका कंप्लीट नहीं है, अब अगर आप लोग घर पे बैठे हैं ऐसे ही मौज मस्ती कर रहे हैं, आप लोग सर्च करके पढ़ लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये होता है पढ़ाई। अब ये नहीं बोलेंगे कि खाली हम ही से, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि खाली हम ही पढ़ाएंगे तो हमरे लड़ेगा, ऐसा बात थोड़ी है। ठीक है, तो अवक्षेपण आपको समझ में आ गया। इसमें क्या होगा ना कि जो उत्पाद है, यानी जो प्रतिफल बनेगा ना, इधर वाला जो हम लोगों का प्रतिफल बनेगा, वो क्या होगा, अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाएगा, यानी अवक्षेप के रूप में अलग हो जाएगा विलयन से। तो ये क्या कहलाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहां पे देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ना, सूर्य के प्रकाश में जब क्या होने लगे, अभिक्रिया होने लगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे
पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे रात में क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं? नहीं करते। जैसे ही किरण उगेगा, जैसे ही सूर्य निकलेगा, प्रकाश उसके ऊपर पड़ेगा, वैसे ही प्रकाश यहाँ पे क्या होता है, जब लाइट दिखने लगेगा वैसे ही जो पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? बनाना शुरू करते हैं। तो ये हुआ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिक्रिया तब शुरू होता है जब प्रकाश रहता है। तो देखिए यहां पे बिल्कुल ध्यान से, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देख रहे कितना इजी वे में हम आपको लिखे। 100% जो बच्चे हैं ना उनको एकदम यहीं पे याद हो जा रहा होगा। ठीक है, बस आपको एक बार लिखना है और काफी अच्छी तरीके से याद कर लेना है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है या प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते, कार्बन वायुमंडल से लेते हैं, और जो यहां पे जल है वो जमीन से लेते हैं। सूर्य का प्रकाश इसमें इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे दिन में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जैसे ही मिलेगा और क्लोरोफिल इनके अंदर रहेगा ही पत्ती में, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे और हम लोगों के लिए ऑक्सीजन बनाएंगे। वो अपने लिए ग्लूकोज बनाएंगे और हम लोगों के लिए यहां पे ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये क्या हुआ? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सिंपल वे में आपको समझना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है या प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन कब बनाते हैं? तो जब सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या आपको 100% समझ में आया? चलिए, क्या आपको एकदम 100% बाबू मेरे समझ में? देखिए समझ में आना चाहिए, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। अभी ना कि एकदम इसी को एकदम हत्ता चक्का लाइन में लिखवा दीजिए, ना बच्चा को समझ में आया ना टीचर को समझ में आया, टीचर भी पढ़ा के चले गए, बच्चा को भी समझ में नहीं आया, तो ये सब दिक्कत है। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम जब होगा ना, तो जब आपको कुछ भी नहीं याद होगा तो कॉपी में अवाट बवाट लिख के आइएगा। ये एकदम सिंपल सटीक तरीका है, लिखिएगा एग्जाम्पल के साथ। कोई भी ऐसा नहीं मास्टर है जो इसमें से एक वो गलती निकाल दे। ठीक है ना, पूरा का पूरा आपको अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर वो दे के जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का 2 नंबर वो आपको दे के जाएगा। ठीक है, कल्लू दादा बहुत ही बढ़िया। चलिए दादाजी पढ़ाई करिए। क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आगे चलते हैं बाबू, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको आप लोग को बिल्कुल ध्यान से समझना होगा। ठीक है, यहां पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या इसे उपचयन अभिक्रिया, ये भी हम ही लोगों से मिल जाएगा यार। आज का जो एक क्वेश्चन है ना, वो सबका एग्जाम्पल आज हमारे पास है। खुशी का बात यही है कि जो भी पढ़ा रहे उसका एग्जाम्पल फट से हमारे दिमाग में आ रहा है। जैसे और यहां पे क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन लेना, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है। जैसे हम यहां पे सांस लिए, तो सांस लिए तो बाबू वायु तो गया फेफड़ा में, लेकिन उपयोग किसका होता है? ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो जो हम लोग सांस लेते हैं वो कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण है अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। इसे आपको याद, नाम आपको याद रखना, उपचयन। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुटता है या ऑक्सीजन का उपयोग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस लेने में किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है, तो जब जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटेगा या ऑक्सीजन का अगर हम लोग उपयोग करेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है, पढ़ के बताते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक से ऑक्सीजन संयोग करता है, संयोग का मतलब जुड़ता है, ऑक्सीजन संयोग करता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं और इसे उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। जैसे यहां पे हाइड्रोजन है, अब इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन फट से जुट गया, देखिए चिपक गया ना इसमें, तो ये क्या हुआ बाबू? हम लोगों का ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हुआ। और प्लस ये और कौन सा अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया भी है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एगो पदार्थ बना रहे ना, तो ये संयोजन अभिक्रिया भी है। और साथ साथ ये क्या है? इसमें ऑक्सीजन देखिए जुट रहा है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाबू हमारा जुटेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। सिंपल आपको याद रखना। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस यहां पे देखिए इसमें क्या हो रहा है?
ऑक्सीजन जाके जुट गया कार्बन में, तो जिस अगर अभिकारक में ऑक्सीजन जाके जुटेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा, यानी उपचयन। ठीक है, ये आपको यहां पे 100% याद रखना है। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से, अभिकारक यानी जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये अभिकारक यानी अभिक्रिया में ये भाग ले रहा है, ये भी अभिकारक है। अभिकारक में अगर ऑक्सीजन क्या करेगा, संयोग करेगा, अगर इसमें जाके सीधे जुड़ जाएगा, चिपक जाएगा, देख रहे हैं चिपक गया, इसमें हाइड्रोजन में भी चिपक गया, कार्बन डाइऑक्साइड में भी चिपक गया ऑक्सीजन, तो जाके जुट जाएगा, तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता क्या है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी अगर ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या हो गया बाबू, हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। हाइड्रोजन का वियोग होता है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो भी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन उससे क्या होता है, निकलता है, दूसरे में जाके चिपकता है, वो भी क्या है, ऑक्सीकरण है। तो ये आपको याद रखना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की पहचान क्या होती है कि उसमें ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन उससे क्या होता है, अलग होता है, और उससे इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसे आपको याद रखना। 100% यहां पे आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए ताकि हम यहां पे और आगे बढ़ें। जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए। बिट्टू सर हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, ब्लू टिक भाई किसी को नहीं मिल सकता, इसके लिए माफ कर दो, ठीक है। नहीं मानोगे तो बोलो, हाथ भी जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यहां पे बाबू क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीकरण या उपचयन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुटता है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटेगा तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। जैसे यहां पे देखिए, अगर पूछ दिया कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया भी है, दूगो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ का बना रहा है, दूगो पदार्थ मिलके ये भी, तो ये साथ साथ संयोजन अभिक्रिया भी है। साथ में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जब जुड़ रहा है इसमें, देख रहे हैं हाइड्रोजन में जाके चिपक गया, चिपक गया ना, तो ये हुआ ऑक्सीकरण। यहां भी क्या है बाबू, दूगो पदार्थ है, एगो नया पदार्थ बन रहा है, ये भी संयोजन अभिक्रिया, लेकिन ये संयोजन अभिक्रिया है, साथ साथ ये ऑक्सीकरण भी है। ठीक है ना, क्या है, ऑक्सीकरण भी है, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन अलग होता है, वियोग होना का मतलब है इसमें हाइड्रोजन अलग होता है, इलेक्ट्रॉन भी अलग होता है, इसे आपको याद रखना है। अब चलिए यहाँ पे अवकरण अभिक्रिया, या इसे हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, अपचयन या अवकरण किसे बोलते हैं, तो जिसमें ऑक्सीजन जब अलग होता है, यहां पे उपचयन में, ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जाके जुट रहा था, अब वही पदार्थ से जब ऑक्सीजन निकलने लगेगा, उससे अलग होने लगेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। देखिए लिखा गया है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का वियोग होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं। वियोग होना का मतलब अलग होना, संयोग होना का मतलब जुड़ना, वियोग का मतलब अलग। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का वियोग होता है, यानी जो वियोग होना का मतलब अलग होना। ठीक है, जब वियोग होता है, जब ऑक्सीजन अलग हो जाता है उस पदार्थ से, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अवकरण। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए इसके साथ कॉपर है ना, इसके साथ कॉपर जुटा हुआ है, जब अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, जो कॉपर है इसमें ऑक्सीजन जुटा हुआ है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कॉपर को देखिए छोड़ दिया ना, अब ये कॉपर क्या, कॉपर से यहां पे ऑक्सीजन अलग हो गया। देखिए कॉपर में पहले ऑक्सीजन था, अब यहां पे किसके साथ ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन के साथ, तो इससे अलग हो गया कि नहीं, कॉपर से अलग हो गया ना। तो जब जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में से अगर ऑक्सीजन अलग होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग अवकरण या अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। इसे आपको याद रखना है, समझ में आया। यार झगड़ा मत करो यार, पढ़ाई में कितना मेहनत लगता है आप लोग नहीं समझते हैं। कल्लू दादा कितना बार नाम लें, गुरुजी नोट्स वाला समझ में नहीं आया, ये समझ में आया ना, ये देंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहां पे क्या है, अवकर क्वेश्चन वाला समझ में नहीं है मतलब, गुरुजी पानी पी लीजिए, रोहित आज क्लास का टॉपर स्टूडेंट। पानी नहीं खे बाबू, पानी नहीं खे। होगा भाई, सबका क्लास होगा, सब मेरे भाई हमारे पास आप लोग पढ़ते हैं ना, सबका क्लास होगा। ठीक है,
अवकरण में बाबू क्या होगा ना कि इसमें ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होता है, उससे वियोग होता है, मतलब उसे छोड़ के ऑक्सीजन चला जाता है, उसे हम लोग बोलेंगे अवकरण। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन आके जुट जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। अवकरण में यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था ना, अब इस कॉपर को ऑक्सीजन छोड़ देगा। देखिए कॉपर को छोड़ के अब इसके साथ आ गया, यानी कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया। तो जब जब ऑक्सीजन अलग होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है। देख रहे हैं ऑक्सीजन का वियोग होना, यानी ऑक्सीजन अलग होता है, उससे छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का संयोग होगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें ग्रहण होता है। तो थोड़ा सा बाबू आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, ये आता है बोर्ड एग्जाम में, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, या यहाँ पे उपापचय ये आता है, उपापचय यहां पे अभिक्रिया क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीकरण और अवकरण जब दोनों एक साथ होता है, यानी किसी में ऑक्सीजन जुटता है, किसी में ऑक्सीजन अलग होता है, तो वो क्या कहलाता है बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक ही अभिक्रिया में होता है, यानी दोनों साथ साथ जब होने लगता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी उपापचय अभिक्रिया किसे बोलते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटेगा और अवकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन बाबू अलग होगा। ठीक है ना, तो जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ एक ही समीकरण में जब चलने लगता है, एक ही साथ होने लगता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। इसे आपको याद रखना, देखिए लिखा गया ना, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपापचय अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। समझिए यहां पे बाबू जेडेन है, ठीक है ना, अब जेडेन है, यहां पे क्या है बाबू, CuSO4 है। अब इसमें क्या हो रहा है, आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब जो यहां पे जो ऑक्सीजन है बाबू, ठीक है ना, ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहां पे, जिंक के साथ यहां पे आ जा रहा है। देखिए यहां पे SO4 जो है ऑक्सीजन के साथ ये क्या हो रहा है, जिंक में यहां पे आ जा रहा है। ठीक है, और यहां पे देखिए जो कॉपर है ना, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को यहां पे छोड़ रहा है। देखिए यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक के में दोनों है। अब देखिए जो कॉपर है ना, इसमें ऑक्सीजन है, तो इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहां पे देखिए कॉपर को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जो है SO4 में क्या है, ऑक्सीजन है। अब ये क्या कर रहा है, कॉपर को छोड़ रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो ऑक्सीजन जब यहां से अलग हो रहा है तो ये क्या हो गया, अवकरण हो गया। देखिए कॉपर को यहां पे छोड़ दिया ना, कॉपर बेचारा अलग हो गया। अब यही जो यहाँ पे SO4 है, अब किसके साथ ये ऑक्सीजन आके जुड़ जा रहा है, इसके साथ Zn SO4 ये हो जा रहा है, Zn के साथ SO4 जुड़ रहा है। तो कहीं से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो जहां से अलग होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा अवकरण, और जिसके साथ जाके जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए Zn के साथ ये SO4 जुट रहा है ना, इसमें ऑक्सीजन है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण। लेकिन यहां पे ये ऑक्सीजन था ना जी, कॉपर के साथ SO4, ऑक्सीजन इसमें था, लेकिन कॉपर के साथ जो यहां पे SO4 है वो क्या किया, छोड़ दिया इसका साथ। जब छोड़ दिया यानी इसमें से ऑक्सीजन हट गया, तो ये बेचारा अकेले हो गया। तो ये दोनों अभिक्रियाएं यहां पे साथ साथ हो रही हैं, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और यहां पे अवकरण भी हो रहा है। तो ये हम लोग जब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ जब होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बाबू, उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर से एक बार इसको देखिए, यहां पे आप लोग इसे ध्यान से एक बार फिर से समझिए। आजा भाई आजा, ध्यान से आप लोग देखिए यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये Zn है, इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन कॉपर में तो ऑक्सीजन है ना, तो यहां पे ये ऑक्सीकरण अभी है। अब ये क्या, जब इन दोनों को अभिक्रिया कराएंगे ना, तो जो ये ऑक्सीजन है, एसो सल्फर और ऑक्सीजन इसमें है, ठीक है ना, तो ये ऑक्सीजन अभी कॉपर में है। अब ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया जब करवा रहे, तो ये जो SO4 है कॉपर का साथ छोड़ दे रहा है, ये आ जा रहा है इसके साथ, आ गया ना भाई, इसके साथ ऑक्सीजन अब इसके साथ आ गया। तो जब ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ेगा, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। अब देखिए कॉपर से क्या हुआ, ऑक्सीजन भाई कॉपर का साथ छोड़ दिया, देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर अलग हो गया। तो कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन साथ छोड़ दिया, यानी ऑक्सीजन उससे निकल गया, हट गया। तो जब ऑक्सीजन निकलता है, उससे हट जाता है या उससे वियोग होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। रेडॉक्स अभिक्रिया, उपापचय अभिक्रिया की वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं जब साथ साथ होती हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स या अपपचयी अभिक्रिया। 100% आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करिए, फिर हम यहां पे आगे बढ़ते हैं।
100% ऑब्जेक्टिव नहीं करवाइएगा प्लीज, वन शॉट करवाइए भाई। जब ऑब्जेक्टिव करवाते तो आप लोग लगते हैं सब्जेक्टिव के लिए कहा, अब हम लग रहा अब हम पागल हो जाएंगे। बाबू सब हो रहा है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव करवाते तो बच्चा बोलता है खाली सर आप ऑब्जेक्टिव कराते हैं, सब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे, आप जाके लिखिएगा परीक्षा में, ऐसे बच्चा बोलेगा। और जब सब्जेक्टिव कराइए तो बच्चा बोलेगा सर ऑब्जेक्टिव भी करवाइए, ठीक है भाई सब होता है। ये है कि मतलब क्लास नहीं हो पाया क्योंकि इधर मेला वाला था, उसमें वाईफाई का तार बहुत ही बुरी तरीके से टूट गया था, ठीक है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर गया था। चलिए नेक्स्ट, ये सब आपको याद रखना है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कै नंबर है जी, छूट गया, 11 है। यहां पे देखिए वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए इसमें क्या होता है वैद्युत अपघटन, वैद्युत का मतलब बिजली। क्या करेंगे कि बिजली का तार है ना, अगर इस तरीके से अभिक्रिया, मान लीजिए दो गो पदार्थ है, अगर जैसे गुंडा लोग होता है ना, सही सही नहीं बताता है, तो फिल्म में देखते हैं क्या करता है, तारवा ले जाके पनिया में सटा देगा, ठीक है, या उसके देहिया में करंट लगाता है, तो लगता है दर्द होता है तो सच सच उगल देता है कि भाई करंट से तो बचेंगे ना, भले सच उगल दीजिए। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है ना कि वैसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा का प्रयोग होता है, देखिए लिखा गया है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रवाह पर अपघटित होता है, यानी टूटता है या अभिक्रिया करता है, उसे हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि वैसी अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित होता है, जैसे ये जल है, जल और जल में क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हम कहेंगे हाइड्रोजन को अलग करने के लिए, ऑक्सीजन को अलग करने के लिए, तो ये अलग कैसे होगा, तो क्या करेंगे इसमें दो को गर्म और प्लस तार माइनस तार इसमें ले जाकर घुसा देंगे, जो पानी है ये भाप बन के उड़ने लगेगा, ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन अलग जाने लगेगा, ऑक्सीजन आपका अलग जाने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोनों को अलग कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें हमको विद्युत धारा का प्रयोग करना पड़ता है, ऐसे नहीं करता है जिसको विद्युत धारा के द्वारा हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाह करने पर अपघटित होता है, टूटता है या अभिक्रिया करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है, इसमें क्या करेंगे करंट लगा देंगे, प्लस माइनस तार, ये जल है ना, जल में प्लस माइनस तार लगा देंगे, हाइड्रोजन है वो अलग निकलने लगेगा, जो ऑक्सीजन है वो अलग निकलने लगेगा। NaCl क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना। तो अब इसमें जब अगर हम लोग प्लस माइनस का तार लगा देंगे, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो नाइट्रो यहाँ पे सोडियम आपका अलग हो जाएगा और जो क्लोरीन है वो भी आपका क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल आपको ये परिभाषा याद रखना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाह करने पर अपघटित होता है, टूटता है, उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दहन। अब यहां पे देखिए दहन, दहन का मतलब होता है जलना। कोई भी पदार्थ यहां पे जब जलता है, ठीक है, कब जलता है, तो आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के बाबू वो नहीं जल सकता है, ठीक है। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा तब तक वो जलेगा नहीं, ठीक है, ये आपको यहां पे याद रखना है। चलिए अब यहां पे देखिए लिखा है दहन, वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश उत्सर्जन करता है, तो इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम लकड़ी को जला रहे हैं, तो लकड़ी को जलाएंगे तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहां पे कुछ भी नहीं जलेगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा महत्व है। तो लकड़ी को जैसे ही हम लोग जलाएंगे लकड़ी जलेगा, ठीक है, जले, दहन का मतलब होता है जलना। जब लकड़ी का दहन करेंगे जलाएंगे तो उससे क्या निकलेगा, सबसे पहले तो प्रकाश निकलेगा, निकलता है ना, उजाला होने लगता है, और प्लस उसमें से उष्मा भी निकलता है, हीट निकलता है, ठीक है। तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसी प्रक्रिया को दहन बोलते हैं। देखिए वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर हमें अगर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं दहन। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलता है तो प्रकाश भी देता है, और पास में ले जाइएगा तो हाथ भी जला देगा, उष्मा भी निकलता है। कोयले का जलना, कोयला भी जलता है, तो नया नया कोयला रहता है तो जलता है, उससे प्रकाश भी निकलता है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे उसमें से हीट भी निकलता है। तो ये आपको याद रखना है, दहन बहुत इजी है याद करना, कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या देता है, उष्मा और
प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम लोग दहन बोलते हैं। ठीक है, दहन मतलब आपको समझ में आ गया। अब होता है दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ यानी जो जलने वाले पदार्थ हैं वो दहनशील पदार्थ है, और दूसरा है अदहनशील पदार्थ यानी जो जलने वाले नहीं पदार्थ होते हैं वो अदहनशील पदार्थ होते हैं। जैसे दहनशील देखते हैं, वैसा पदार्थ जो जलकर उष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दहनशील पदार्थ बोलते हैं। यानी वैसा पदार्थ जो जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा उसे दहनशील पदार्थ बोलेंगे। लकड़ी को जलाएंगे तो क्या होगा बाबू, जलेगा भी, उससे प्रकाश भी निकलेगा, उष्मा भी निकलेगा। एलपीजी, घर में रसोई घर में एलपीजी सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर को जब हम लोग जलाते हैं उसमें से पाइप से, तो प्रकाश भी निकलता है, हीट भी निकलता है। पेट्रोलियम डीजल ये सबको जलाइएगा तो ये लो प्रकाश भी निकलेगा, हीट भी निकलेगा। अदहनशील पदार्थ क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जो जलता नहीं है उसे अदहनशील पदार्थ बोलते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जलते ही नहीं है, तो यहां पर देखो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अदहनशील पदार्थ। जैसे ईंटा, ईंट को जलाते रहिए नहीं जलेगा, पत्थर को जलाते रहिए नहीं जलेगा, बालू को जलाते रहिए नहीं जलेगा। तो जो ये सब जलने वाले पदार्थ नहीं होते हैं वो अदहनशील पदार्थ है, और जो जलने वाले पदार्थ होते हैं वो दहनशील पदार्थ होते हैं। इसे आपको 100% यहाँ पे याद रखना है। मन्नत से एक बहुत बढ़िया। आगे चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, और ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये खत्म होने वाला है। ठीक है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी यानी लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस इंग्लिश में, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका नाम आपको याद रखना है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए अब ये क्या है। ठीक है, पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। जो हमारे घर में सिलेंडर होता है ना, सब अब तो सबके घर में सिलेंडर होगा। ये वाला सिलेंडर वो बाबू घरे है, यहाँ पे कैसे रहता है जी भैया, ये वाला सिलेंडरवा सबके घर पे होगा। ठीक है, जो इस सिलेंडर है ना बाबू, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो इसमें कौन कौन से गैस होते हैं, तो इसमें गैस कौन कौन सा होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन गैस का मिश्रण। इसमें 3 गो गैस रहता है, ब्यूटेन, प्रोपेन और यहाँ पे एथेन। ठीक है ना, तो पेट्रोलियम गैस जो इसमें भरा जाता है, पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। ये बोर्ड एग्जाम में आता है कि एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा गैस है। कई बार हम आपको ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ाए कि जो सिलेंडर है इसका मुख्य अवयव यानी इसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सा होता है। ठीक है ना, इसका मेन पार्ट कौन सा है, मेन गैस, तो आपको याद रखना ब्यूटेन, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन तीव्रता से जलकर उष्मा प्रदान करते हैं। जो ब्यूटेन होते हैं, प्रोपेन और एथेन जो इसमें है सिलेंडर में, वो तीव्रता से जलकर जल्दी से जल जाते हैं और हमें उष्मा देते हैं। हमको उष्मा ही चाहिए ना, खाना पकाने के लिए हीट चाहिए। ठीक है, उष्मा देते हैं, उष्मा प्रदान करते हैं, इसीलिए यह एक उत्तम ईंधन है। यानी जो उस एलपीजी गैस है ये एक उत्तम ईंधन है कि तीव्रता से जलता है, ज्यादा कम जलता है, ज्यादा हीट भी देता है। दाब बढ़ाने पर ये तीनों गैस आसानी से द्रवीभूत हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे एगो प्रैक्टिकल बताएंगे, आप लोग देखिएगा। अपना सिलेंडर ले लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें चेक करना है कि गैस है कि नहीं। तो क्या करिएगा, सिलेंडरवा पकड़ के जमीन पे पूरा उठाना नहीं है, एक बगल से उठा के उसको हिलाइएगा, ऐसे हिला के आप लोग रोकिएगा ना। हम लोग को भी सिलेंडर चेक करना होता है ना, उसमें सिलेंडर में गैस है कि नहीं। तो उसको क्या करते हैं, सिलेंडर को ऐसे पकड़ के तनी ऐसा एक बगल से उठा के, एक बगल उसका सटा होना चाहिए, नीचे का जो पेंदी होता है ना, एक बगल सटा होना चाहिए, उसको ऐसे हिलाइए और उसी पे रख ले रही है। तो जो गैस है ना उसमें लिक्विड की तरह होता है, पानी की तरह छलकता है, तो पता चलता है इतना गैस है, इतना गैस है। तो उसको देखिएगा एक बार आप लोग हिला के ऐसे, जब आप लोग कसने जाइएगा ना रेगुलेटर घर में, तो उसको आप लोग देखिएगा जरूर, ऐसे हिला के आप लोग देखिएगा, लगेगा कि उसमें पानी छलक रहा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये तीनों गैस है, लेकिन ज्यादा प्रेशर पे, ज्यादा दाब पर। अब देखिए इतना छोटा सिलेंडर, उसमें बहुत सारा गैस भरा जा रहा है, बहुत प्रेशर पे गैस भरा जा रहा है। तो जो गैस है ना बाबू, किस में बदल जाता है, लिक्विड यानी द्रव में बदल जाता है। इसे आपको याद रखना है। तो दाब बढ़ने पर ये तीनों गैस जो है ये आसानी से द्रवीभूत हो जाते हैं, यानी जो गैस है वो लिक्विड में बदल जाता है। इसीलिए इसे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी कहते हैं। इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एक गंधहीन गैस है। जो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस है इसमें गंध नहीं होता है। पहले क्या होता था ना कि गैस
खुला रह जाएगा, महकेगा नहीं, पूरा घर में गैस फैल गया, आप जा रहे आपके कपड़ा उपड़ा पे गैस हो गया, और जैसे ही जाइएगा ललटेन लेके आइएगा, फट से इतना पूरा घरों में आग लग जाएगा, इतना ज्वलनशील होता है। तो मतलब ये एकदम इसमें सुगंध होता ही नहीं था। तो क्या किया जो कंपनी वाला है, इसमें क्या किया, गैस के इसमें गंध के लिए क्या कर दिया, एथिल मार्केप्टोन। इसको आपको याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो एलपीजी गैस है ये गंधहीन गैस है, इसमें गंध नहीं होता है, लेकिन इसमें गंध के लिए क्या मिलाते हैं, तो एथिल मार्केप्टोन की अल्प मात्रा मिला दिया जाता है। अब इस गैसों में क्या करते हैं ना, एथिल मार्केप्टोन मिला दिया जाता है। अब एथिल मार्केप्टोन, गैस खोलिएगा ना, गैस महकने लगेगा, वो महक किसका होता है, वो दुर्गंध किसका होता है, तो आपको याद रखना है एथिल मार्केप्टोन बसाने लगता है। तो हम लोग बोलते हैं अरे गैस खुला है, गैस खुला है, जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो, तो इसे पता चलता है। ठीक है, तो आपको यहां पे याद रखना है कि जो सिलेंडर होता है ना, इसमें 3 गो गैस होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, और तीनों जो है जलकर अधिक उष्मा देता है, इसीलिए ये अच्छा ईंधन है। और इन तीनों गैसों को अगर अधिक प्रेशर पे, किसी सिलेंडर में हम लोग भरते हैं ना ज्यादा प्रेशर पे, तो ये गैस किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, द्रवीभूत हो जाता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं एलपीजी, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। और इसमें क्या होता है, गंध नहीं होता है, तो इसमें गंध के लिए क्या मिला देते हैं कंपनी वाले, एथिल मार्केप्टोन मिला देते हैं। और जब गैस खुलता है तो हमें कौन सा गंध मतलब महकता है, तो यही एथिल मार्केप्टोन ही महकता है। ये आपको समझ में आ गया सभी बच्चे? आप लोग जल्दी से बता दीजिए ज्वाला क्या है। गुरुजी मेरा कमेंट नहीं देखते हैं, ये ज्वाला नहीं आता है मेरे भाई, पढ़ो वही जो आए। ठीक है, ज्वाला हम जानबूझ के नहीं पढ़ा है, वो आता ही नहीं है बोर्ड एग्जाम में। उतना ज्यादा आपको क्रैश कोर्स है ना, तो उतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है ज्वाला पोवाला। जो देखिए एक के पॉइंट हम छोड़े थे ज्वाला, ठीक है ना, तो दहन सही है, दहन पूछ भी लेता है, ज्वाला नहीं पूछता है, वो सब एक्स्ट्रा ये है। ठीक है, संतुलित और असंतुलित छूट, अरे बाबा ये कहाँ से छूट कि आगे है। संतुलित यहाँ पे आप लोग समझिए जी, संतुलित तो छोड़िए दिए हैं, हम बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। देखिए संतुलित में आपको याद रखना है, ठीक है ना, जब इसका पीडीएफ देंगे ना तो उसमें देंगे संतुलित कैसे, कि हम आपको 1-2 बार पढ़ाए भी हैं, इसमें हबड़ाई के कारण कैसे छूट गया जी। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है ना, कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की जो अणु संख्या या अभिकारकों की जो परमाणु संख्या है वो प्रतिफल के परमाणु संख्या के अगर बराबर होगा तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। और जस्ट इसी का रिवर्स उल्टा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या उसके प्रतिफलों के परमाणु संख्या के बराबर नहीं होगा तो असंतुलित हो जाएगा। जैसे यहां पे देखिए, अगर हम लिख दिए H2 प्लस यहां पे लिख दिए O2, ये अभिक्रिया करके क्या बनता है, 2H2O बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है। अब यहां पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, लेकिन यहां पे देखिए 2 दूनी कितना होता है, 4। ठीक है ना, तो यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है, यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी यहां पे 4 गो, भाई संतुलित है। यहां पे ऑक्सीजन 2 गो है, और ये जो 2 है ये ऑक्सीजन के लिए है, तो ऑक्सीजन तो हमारा 2 गो है, यहां भी ऑक्सीजन हमारा 2 गो है, लेकिन हाइड्रोजन गबड़ा रहा है, इधर हाइड्रोजन 2 गो है, इधर 4 गो है। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या जब प्रतिफलों की परमाणु संख्या के बराबर होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या उनके प्रतिफलों की परमाणु संख्या के बराबर नहीं होगा तो उसे असंतुलित बोलेंगे। तो ये क्या है बाबू, देखिए यहाँ पे H2 2 गो हाइड्रोजन है और 2 गो ऑक्सीजन है, इधर क्या है, तो ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ये ऑक्सीजन के लिए। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे पहले से 2 गो है, यहाँ पे ये गुणा होता है, तो 2 दूनी 4 गो यहाँ पे हाइड्रोजन और 2 गो यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तो काम हो गया, 2 गो ऑक्सीजन इधर भी है, 2 गो ऑक्सीजन इधर भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है और इधर क्या है, 4 गो। तो क्या ये संतुलित है कि असंतुलित है, तो ये क्या है, असंतुलित है, क्योंकि दोनों बगल बराबर नहीं है। देखिए इधर हाइड्रोजन 2 गो, इधर 4 गो है, तो इधर भी 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, 2 दुनिया भी इधर क्या हो गया, 4 हो गया, तो 4 इधर भी हाइड्रोजन, 4 इधर भी हाइड्रोजन, 2 गो इधर ऑक्सीजन, 2 गो इधर ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, संतुलित आपको याद रखना है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या उसके प्रतिफलों के परमाणु संख्या के अगर बराबर होगा तो उसे संतुलित बोलेंगे। असंतुलित वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या उसके प्रतिफलों के परमाणु संख्या के बराबर नहीं होगा तो असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, पूरा एकदम 100% ये पार्ट आपका खत्म,
100% जो ये आपका चैप्टर है वन शॉट में ये आपका खत्म हो गया। आपको सभी समझ में आया कि नहीं? देखिए एक दो बार आप लोग देखिएगा ना, 100% आपको सब समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। तो इसे जितना भी पढ़ाए हैं आप लोग क्या कर लीजिए, बैठ के लिख लीजिए। 8:30 बजे आपका पेड क्लास होगा जिसमें आपका व्याकरण चलेगा, ठीक है ना, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे विशेषण, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे को पेड कोर्स लिए आप लोग 8:30 बजे लाइव ऐप पे अपने आप आना होता है, तो आप लोग आइएगा, ऐप खोलिएगा, लाइव क्लास पे जाइएगा, जो सबसे 1 नंबर पे वीडियो होगा उस पर क्लिक करके आपको वेट करना है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं 8:30 बजे, ठीक है। अरे भैया ये सब क्या पढ़ा रहे हो जी? समझ में आया मेरे भाई? आप लोग कहाँ गया हमारा वीडियो जी? अब भाई लाइक वाइक नहीं करोगे आप लोग का जी? लाइक वाइक करिए जी, इतना मेहनत लगा के यार पढ़ा रहे हैं, समझा समझा के। आंसू सर का छोटा भाई सन्नी, पीडीएफ कब तक डाल दीजिएगा? आज रात तक डालेंगे, कल सुबह मिलेगा। हेलो गुरुजी, मेरा नाम लीजिए, आपकी छोटी बहन काजल गुप्ता, आरा जिला से। कैसी है काजल जी? स्टडी लवर, बहुत ही बढ़िया। कैसी हो बहना? स्वेब प्लस अख्तर इजकल टू स्वेब अख्तर, संधि विच्छेद कर दिए हैं, है ना जी। सर मुझे नोट्स चाहिए ऑल सब्जेक्ट का। नोट्स के लिए बाबू कुछ पैसा खर्चा करना पड़ता है, जिसका नाम है 499। अभी ऐप जो भी बच्चे इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते हैं ना, संभल के, क्योंकि ऐप फट गया है। देखिए इसीलिए हमारा ना जो ऐप बनाने वाले हैं ना, मतलब बहुत, मतलब ये है, एक बार क्या हुआ, एक बार हमारा 20 के हो गया, ठीक है, आप लोग देखते जाइए, 20 के हो गया, ये प्ले स्टोर से मतलब ऐप बनाने वाले आप हैं, पैसा ले रहे हैं हमसे, बढ़िया से बनाना चाहिए ना जी। बन गया, अब ये क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब फिर ये ऐप आएगा ना, तो फिर 1 2 3 से फिर अब डाउनलोड शुरू होगा। 20 के हो गया था डाउनलोड, फिर खत्म। फिर दोबारा बनाए थे, 5 के बना, फिर इहो डिलीट, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर ऐप बनाए, फिर उस पे 10 के हुआ डाउनलोड, फिर वो डिलीट। फिर अब भी देखिए, अभी मतलब 30 के तक हो गया था, अभी 30 के डाउनलोड हो गया था, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, प्ले स्टोर से हट गया, फिर आएगा, फिर 1 2 से डाउनलोडिंग चालू होगा। कितना हो गया, 20 5 25 10 35 30 65 हो गया। 65 के मतलब अब तक 100 के हो जाता डाउनलोड, लेकिन क्या करिएगा। कुंदन कुमार, आप भगवान है? भगवान नहीं है भाई, आपके बड़े भाई हैं, ठीक है। मैथ बाबू 1 बजे होगा कल से, एक को क्लास आपका नगा नहीं होगा, ठीक है। सुबह हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अब कभी, अब आपको क्या करना है ना, कि कभी कभी अब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वीवीआई जो चुना चुना क्वेश्चन है वो भी हम आपको करवाएंगे, ठीक है। जैसे कल सुबह वीवीआई सब्जेक्टिव करवाएंगे साइंस का, ठीक है, तो आप लोग करिएगा, ठीक है। आंसू सर का चेला सोनू कुमार, पेड क्लास, वाह चेला वाह, क्या बात है। लड़का सब नाम लिखता है, गजब गजब। पंकज कुमार, बहुत ही बढ़िया। ओम 227, बहुत बढ़िया। कंग्रेचुलेशन गुरुजी, 1 मिलियन। अरे अभी नहीं हुआ है मेरे भाई, रोशनी अंबानी, अब रोशन अंबानी नहीं हुआ है। चलिए, मन्नत से एक बहुत ही बढ़िया, झेलम हमारे भाई, बहुत बढ़िया। सूरज, प्रमोद कुमार, चित्रलेखा, सोनू झा, आर्यन, समीर फिटनेस बॉय, सुबोध, सूरज, दिलखुश, अमन, मोहम्मद मुदस्सिर, दिवाकर कुमार, अंकुश यादव, छोटा बालक, आंसू सर का चेला, चरणजीत चहेता, उचित कॉमेडी वीडियो, बहुत ही बढ़िया। कुंदन कुमार, गुलशन कुमार यादव, माफिया, डार्क वाइटी, फ्री फायर, सचिन कुमार, नीरपुरा। सर ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाइएगा प्लीज, वन शॉट लेकर भाई, सुबेरे में तो वह हो रहा है। प्रीति, मन्नत शेख, साहिल, कल्लू दादा, सोनू झा, अमन मौर्य, झेलम, सरोज, अमित कुमार जायसवाल, एके जी, रवि कुमार, गौतम, स्टूडेंट, आज क्लास का लाडला स्टूडेंट। वाह कैसे हैं लाडला जी। संजीत कुमार, बहुत ही बढ़िया। पूजा कुमारी,
गिरी बदली कहाँ लिखे हैं जी? गैर गैर का पता कहाँ लिखे हैं आप लोग ने? दीपक कुमार भी भाई बहुत बढ़िया, 480 आपका टारगेट है, आना चाहिए 480। ठीक है, सोनू पाल शॉट बहुत ही बढ़िया। सूरज कुमार कुशवाहा, विशाल पिनियार ऑफिशियल, पंजियार, आरसीबी लबर, वाह भाई वाह। संतोष, रुपेश कुमार मुंगेर, मुंगेर जिला, रोशन अंबानी, कल्लू दादा त्रिकोणमिति होगा, सूरज राज आज क्लास का लाडला स्टूडेंट, प्रीतम, प्रतिमा कुमार, रतन कुमार, टीके बी, रंजन तन्मय कुमार बहुत ही बड़ी, कहाँ रह रहे हो तन्मय? चलिए तो बच्चों लोगों का नाम ले लीजिए जितना लेना था। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे सुबह वाली क्लास, अरे बाप रे, सुबह वाली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, और जितना भी बाबू आपको पढ़ाया गया है कृपया करके आप लोग याद कर लीजिए। अंतिम मौका है, फटाफट आपको वन शॉट पढ़ाया जा रहा है। और जो संतुलित असंतुलित है ना, वो हम आपको पढ़ा दिए, उसका परिभाषा आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, या जो भी बच्चे कोर्स खरीदे हैं उसमें हम जोड़ के देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रख लीजिए, मन लगा के पढ़ाई कर लीजिए। टेक केयर एंड बाय। जाते जाते लाइक करिए जी, लाइक कम है।